कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनुभव रजत और ऋचा को देखते हुए बोले, इसकी हालत देखकर लग रहा है ये शादी कर पाएगा परिधि से। ऋचा बोली, सानवी का ऑपरेशन किया है उसने, आप सोच रहे हैं कितना मुश्किल रहा होगा इसके लिए। ये सब कुछ जिसके लिए सब कुछ छोड़कर भागा था, आज उसी की ये हालत। कोई भी होता तो उससे और भी बेकार हालत होती उसकी, लेकिन उसने खुद को संभाला, वही बहुत बड़ी बात है। मैं देखती हूँ, बोलकर उसके केबिन में गई तो दरवाज़ा खुला था, अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ऋचा उसका दरवाज़ा ठोकते हुए बोली, अगस्त अगस्त, तू ठीक तो है ना? अंदर से बस पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। काफ़ी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आया तो रजत और अनुभव उसके केबिन में आ गए। रजत बोला, क्या हुआ, अगस्त से कहाँ है? ऋचा बोली, अंदर है यार, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। रजत बोला, तुम हटो मैं देखता हूँ। 2-3 बार उसने नॉक किया, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो रजत उसके अलमारी से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आया तो अगस्त से बेहोश पड़ा हुआ था, पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अनुभव जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोला, भाई है छोटे, उठ यार, क्या हुआ तुझे? रजत सावर बंद करते हुए बोला, भाई इसे एडमिट करना होगा, मैं इसके कपड़े लेकर आता हूँ। अनुभव उसे लेकर बाहर आया। ऋचा बाहर चली गई तो दोनों ने मिलकर उसके कपड़े चेंज किए और अंदर रूम में उसे सुलाते हुए ड्रिप लगा दिया। अनुभव रजत को देखते हुए बोला, क्या हुआ है इसे, क्या तुम बता सकते हो? रजत बोला, स्ट्रेस की वजह से इसका बीपी लो हो चुका है और ज़्यादा प्रेशर से बेहोश हो गया। कुछ देर तो फिलहाल के लिए उठना मुश्किल है। अनुभव बोला, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रजत अब आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। सच में वो कितना किस्मत वाला था जो उसे उसका प्यार इतनी आसानी से मिल गया। अनुभव रूम में टहलते हुए सोच रहा था क्या करे कि उसका फ़ोन बजा। देखा तो अधिराज जी का था, तो उठाते हुए उन्हें अगस्त के बारे में बता दिया कि फ़िलहाल के लिए ये शादी इम्पॉसिबल है। अधिराज फ़ोन रखते हुए बोले, ये शादी फ़िलहाल के लिए अभी नहीं हो सकती, अगस्त से स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुका है। परिधि के पापा उन्हें घूरते हुए अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल गए। अधिराज बाहर आकर सबसे माफ़ी मांगकर वापस से अंदर आते हुए बोले, आज इस लड़के ने मेरा सर झुका दिया, इससे अच्छा तो मेरे पास बस एक ही बेटा होता, क्योंकि जो आज इसने किया है ना वो कभी कोई नहीं कर सकता। अधिराज को जैसे ही पता चला अगस्त सानवी के लिए घर से भागा था और हॉस्पिटल में वो उसी का ऑपरेशन करने में बेहोश हुआ था, तो वो गुस्से से उबलने लगे। अनामिका उन्हें देखते हुए बोली, शांत हो जाइए, जो होना था वो हो चुका है, अब कैसे भी करके बस अगस्त ठीक हो जाए, बाकी हमें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अधिराज बोले, आप समझ रही हैं अनामिका, ये लड़का आज भी, मतलब मैं क्या सोच रहा था, और आज इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और अब उसने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ज़रूरत थी उस लड़की के पीछे जाने की? ना वो उसके पीछे जाता और ना ही आज इतना कुछ होता। कल के पेपर में देखिएगा, भर भर के बेइज्जत करेंगे। और परिधि, उसका क्या कसूर जो उसे ऐसी सज़ा मिली है? वो लड़की हमेशा उसके साथ खड़ी रही, इस परिवार के साथ खड़ी रही, और आज ये परिवार उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हाथ पर हाथ रखकर बस बैठने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे लिए। अनामिका बोली, शांत हो जाइए, कुछ सोचते हैं आगे क्या करना है। मैंने तो 2 दिन से उसे खुश देखा था तो सोचा कि वो अब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा है। अधिराज अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। हॉस्पिटल में हर किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, जो भी अंदर जा रहा था पूरा चेक करवा कर ही अंदर जा रहा था, वो भी बहुत इमरजेंसी में उसे अंदर जाने की परमिशन मिल रही थी। आदर्श, आनंद, अरविंद तीनों लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन सानवी को अभी तक होश नहीं आया था और ना ही अगस्त को होश आया। सानवी का तो सबको समझ आ रहा था, उसका ब्लड कॉफ़ी लॉस और सर पर चोट लगने की वजह से उसे होश नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था। लेकिन अगस्त को होश ना आना सबको परेशान कर रहा था, उसका बीपी भी काफ़ी लो चल रहा था। नेहा रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगस्त को होश क्यों नहीं आ रहा है? रजत बोला, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी उसका माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा। अचानक से किसी चीज़ को खोने का डर उसके अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया है कि उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। अनुभव बोला, रजत कुछ करो भाई, काफ़ी टाइम हो चुका है, हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते, अगस्त का होश में आना ज़रूरी है।
रजत बोला कोशिश कर रहा हूँ भाई, देखते हैं 1-2 घंटे और, उसके बाद जैसा होगा वैसा करेंगे। रजत अगत्य को देखकर बाहर आया और अरविंद ताऊ जी के पास जाकर उन सब लोगों को कुछ देर आराम करने आने को बोला तो कोई जाने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी समझाने के बाद कुछ देर के लिए आनंद और अरविंद ताऊ जी सानवी के क्वार्टर पर चले गए और आदर्श कुछ देर के लिए ऊपर रजत के रूम में फ्रेश होने। कुछ देर बाद अधिराज और अनामिका हॉस्पिटल के अंदर आने लगे तो गेट पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया कि बिना सिक्योरिटी चेक वो अंदर नहीं जा सकते। अधिराज पुलिस पर भड़कते हुए बोले, आप जानते भी हैं ये बात किससे बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर बोले, आप जो भी हैं आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि इस समय इस हॉस्पिटल के अंदर इस पूरे एरिया के इंचार्ज को एडमिट किया गया है और इस समय वो क्रिटिकल सिचुएशन में है और हमें ऊपर से ऑर्डर है मैम के इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो भी अंदर जाए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाए। अनामिका बोली, करवा लीजिए ना अगत्य के लिए प्लीज़। अधिराज अब आकर जल्दी से चेक करवा कर गुस्से में अंदर गए तो पता चला अगत्य को अभी भी होश नहीं आया है। अधिराज बोले, हो क्या रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है? अनुभव बोले, डैड कम से कम छोटे के लिए तो आप शांत हो जाइए, आपको उसकी हालत नहीं दिख रही है क्या? अधिराज बोले, वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है, ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी मुझसे ये सवाल आखिर तुम कर भी कैसे सकते हो? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अनुभव बोला, डैड। अधिराज कुछ बोलते उसके पहले ही रजत अंदर आते हुए बोला, अगत्य को होश आ गया है। अनामिका आगे बढ़ गई तो उनके पीछे बाकी सब लोग भी उसके वार्ड की तरफ निकल गए। अनामिका जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, अगत्य से ये क्या हालत बना रखी है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अगत्य से बोला, मॉम मैं ठीक हूँ। अधिराज उसे घूरते हुए बोले, सब कुछ खराब करके, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? जानते ही क्या हो उस लड़की के बारे में? अगत्य ने अब सबको और फिर उन्हें देखा। उसकी आंखें अभी पूरी तरह से लाल हो रखी थी तो उठते हुए बोला, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना और अपने से जुड़ने वाले लोगों को देख लूँगा। अनामिका बोली, अगस्त्य बोला, प्लीज़ मॉम, ना आप समझ सकती हैं और ना आपके हस्बैंड, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत की पड़ी है। मेरी वजह से सानवी की ये हालत है और आप लोग शर्मा रही है मुझे कि मैंने क्यों उससे प्यार किया, जिसकी कीमत आज वो चुका रही है। बोलकर उठने को हुआ लेकिन गिरने लगा। अनामिका ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वो उन्हें रोकते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सहारे की, ये झूठा दिखावा नहीं चाहिए मुझे, और हाँ सॉरी, लेकिन अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर मेरी किस्मत में अकेले रहना लिखा है तो रह लूँगा, लेकिन परिधि से शादी कभी नहीं। बोलते हुए बाहर आ गया। अधिराज बोले, देख रही हैं ना, खड़े होने की हालत में भी नहीं है, फिर भी इतना गुरूर है। अनुभव रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, उसका ख्याल रखना और हो सके तो कुछ खिला देना। वैसे तो मैं जानता हूँ वो काफ़ी ज़िद्दी है, फिर भी कोशिश करना और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना। बोलते हुए बाहर चला गया। अनामिका बोली, चलिए वो घर आएगा तो आराम से बात करेंगे। अधिराज अब गुस्से में उनके साथ घर चले गए। नेहा अब सोफे पर बैठते हुए बोली, यार सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और मुझे तो लग रहा था कि अगत्य की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ का देखकर तो मुझे नहीं लग रहा है सब कुछ इतना भी आसान होने वाला है। रजत बोला, मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देख लो, जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है, और ये बात शायद सानवी पहले से ही जानती थी, इसलिए वो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। ऋचा बोली, मैं अगत्य को देख कर आती हूँ। बोलते हुए बाहर चली गई, लेकिन बाहर अगत्य कहीं नहीं था तो उसने एक नर्स को रोक कर पूछा तो पता चला वो सानवी के वार्ड में गया है। तो ऋचा वापस से रजत के पास आ गई। रजत बोला, क्या हुआ, अगत्य कहाँ है? ऋचा बोली, वो सानवी के पास है, अभी कुछ देर बाद देखते हैं, अभी कुछ देर उसे अकेला छोड़ दो, क्या पता खुद को संभाल ले। रजत, यार लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि उसकी भी हालत ठीक नहीं है और इन दोनों के फैमिली को दोनों की हालत दिखाई नहीं देगी। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली ना कहीं भी चले जाएं, मगर जो हमारी मिडिल क्लास सोच होती है ना, वो कभी भी पीछे नहीं छूट सकती। अगत्य सानवी के रूम में आया तो उसे अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सर पर पूरा पट्टी बंधा था, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। आज पहली बार अगत्य उसे इस हाल में देख रहा था, वरना तो वो हमेशा या तो उससे लड़ती रहती या फिर अपनी मनमानी करती थी। आज तक वो कितना भी उससे नाराज़ हुआ हो, लेकिन अंदर से, दिल और दिमाग से वो कभी उससे दूर हो ही नहीं पाया। न जाने क्यों उसे पाने की ख्वाहिश हमेशा दिल में रही।
जब भी वो उससे दूर जाने की बात करती हमेशा दिल में एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती, जिसका नतीजा आज उसके सामने था। ये सब उसके वजह से हुआ, इन सब का जिम्मेदार वो खुद है। सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया, जिससे आंसुओं की एक धार उसके गाल से होते हुए पूरे चेहरे को भिगोने लगी। कुछ देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अब उसने खुद को संभाल कर पीछे देखा तो आदर्श खड़े उसे देख रहे थे। अगस्त से इधर उधर देखते हुए बोला, आप यहाँ? मैं बस एक बार देखने आया था, सब ठीक है ना? आदर्श बोला, थैंक यू बेटा, मेरी बेटी को सही समय पर हॉस्पिटल लाने के लिए। अगस्त से उनके हाथ पर अपना हाथ रख कर बिना कुछ बोले बाहर आ गया और आदर्श जी वहीं स्टूल पर सानवी के पास बैठकर उसे देखने लगे। दूसरे दिन सानवी को होश आया तो आदर्श जी और शीतल उसके सामने बैठे थे। सानवी ने अगल बगल देखा तो पूरा रूम मशीनों से भरा हुआ था। शीतल उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हमेशा अपनी जिद करना ज़रूरी होता है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। शादी नहीं करनी है तो बोल देना था ना कि अभी नहीं करनी है, थोड़ा और टाइम चाहिए। इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी कि एक्सीडेंट हो जाए? जब इतना इंतज़ार किया था तो थोड़ा और कर लेते, तुमसे बढ़कर तो नहीं है ना कुछ भी। आदर्श अब बाहर से अगस्त को बुला लाए। अगस्त से कुछ देर के लिए सबको बाहर जाने को बोला तो बिना किसी सवाल के सब लोग बाहर चले गए। अगस्त से उसकी पल्स रेट और बाकी चीज़ें बारी बारी चेक करने लगा, लेकिन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। कुछ देर में सब कुछ चेक करने और कुछ सैंपल लेकर अगस्त से बाहर चला गया, क्योंकि ना तो उसने कुछ बोला और ना ही सानवी ने उससे कुछ बोला। उसके बाद सब लोग आकर बारी बारी से उससे मिलने लगे, लेकिन अगस्त ने सबसे उससे कम बात करने को बोला था, तो सब लोग नॉर्मल ही उससे बात करके बाहर चले गए। लेकिन उसने अभी तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोला। पुलिस आकर उसका बयान लेना चाहती थी कि ये सब आखिर हुआ कैसे, लेकिन अगस्त ने यह कहकर एक दिन और रुकने को बोल दिया कि अभी उसकी स्थिति ठीक नहीं है और सर पर चोट लगने की वजह से उसका इस समय बोलना प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, तो आप अपना बयान बाद में ले लेना। ताऊ जी और आनंद भी उससे मिलकर रिपोर्ट वगैरह सब देखकर अब घर चले गए, क्योंकि अब यहाँ पर आदर्श और शीतल उसकी देखभाल के लिए परमानेंट थे। तो फिर वो लोग भी अब दोनों लोगों को समझाकर घर के लिए निकल गए। रात को अगस्त ने सानवी को इंजेक्शन देकर आदर्श और शीतल जी को ऊपर अपने रूम में भेज दिया, जहाँ वो कभी कभार रहता था और फिलहाल के लिए भी वहीं रह रहा था। शीतल ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो उनकी बात ना सुनते हुए ज़बरदस्ती उन्हें भेज दिया। तो फिर वो लोग भी ऊपर का ही सोचकर कुछ देर आराम करने के लिए चले गए। सबके जाने के बाद वो अपने केबिन में बैठा था कि रजत अंदर आते हुए बोला, सानवी की रिपोर्ट देखा है तुमने? अगस्त से सर के पीछे हाथ लगाते हुए बोला, सब ठीक है। रजत बोला, मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से देखा है? अगस्त सब उसे देखते हुए बोला, ध्यान से देखा है, सब ठीक तो है। रजत फाइल उसके सामने करते हुए बोला, ये ब्लड क्लॉट नहीं दिखा तुम्हें? अगस्त से बोला, वो दवा से खत्म हो जाएगा, ये बस मामूली सा क्लॉट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसकी लाइफ में। रजत बोला, ठीक है, देख लेना, आज मेरी नाइट शिफ्ट नहीं है इसलिए मैं नेहा को लेकर जा रहा हूँ। अगस्त से बोला, तू जा, मैं सब संभाल लूँगा। तो रजत उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद अगस्त से उठकर सानवी के रूम में आया तो आदर्श जी उसके पास बैठकर उसका सर सहला रहे थे और वो आराम से सो रही थी, शायद दवा का असर था। अगस्त ने देखा तो वापस से अपने केबिन में चला गया, क्योंकि वो बाप बेटी के बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहता था। सुबह जब वो वापस से उसके केबिन में जा रहा था तो आदर्श जी उसे बाहर मिल गए। आदर्श उसे देखते हुए सानवी के बारे में पूछने लगे कि कब तक वो पूरी तरीके से ठीक होगी और अब तक उसे डिस्चार्ज मिलेगा। अगस्त ने उन्हें आज की प्रोग्रेस के बाद ही आगे का कोई भी डिसीजन बताने को बोला तो वो कुछ सोचने लगे। अगस्त से बोला, अंकल आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं देख लेता हूँ सब कुछ एक बार। आदर्श जी बोले, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चल कर देख लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगस्त से बोला, प्लीज़ अंकल भरोसा कीजिए, कुछ नहीं होने दूंगा आपकी बेटी को, वो एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम पहले की तरह। आदर्श अब एक नज़र उसे देखकर फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भरोसा है इसलिए अब तक कुछ नहीं बोला, वरना तो तुम जानते हो किस व्यवसाय से बिलोंग करता है मेरा परिवार। बोलकर फ्रेश होने के लिए ऊपर चले गए। अगस्त जब अंदर आया तो सानवी अभी भी सो रही थी, तो वो भी वहीं पर कुछ दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। चेहरा अभी पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अब होश आ चुका था, खतरे से बाहर थी, तो मन में एक सुकून था कि सब कुछ ठीक है। कुछ देर बाद सानवी ने आंखें खोलकर सामने देखा तो अगस्त से उसे ही देखे जा रहा था। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती उसके पहले ही अगस्त से आगे बढ़ते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो,
इसलिए बोलने की तो सोचना भी मत। सानवी इधर उधर देखते हुए बोली, पापा कहाँ हैं? अगस्त्य ने घूर कर उसे देखा तो वो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करके उठने लगी। अगस्त्य जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, तुम मेरी बात क्या कभी नहीं सुन सकती? सानवी उसे ध्यान से देख रही थी, आंखें अभी भी लाल थी, जैसे रात भर सोया ना हो। चेहरा थका थका सा लग रहा था तो उसे वैसे ही देखते हुए बोली, तुम कौन हो? अगस्त्य सब हड़बड़ाते हुए उसे ध्यान से देखने लगा कि कहीं सर पर चोट की वजह से उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई, लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इसका कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके। जब अगस्त्य काफ़ी देर तक उसे देखते रहा तो सानवी उससे दूर होते हुए बोली, हर पेशेंट के साथ ऐसा ही करते हो? किसी ने देख लिया ना तो हॉस्पिटल बंद करके जेल में बैठना पड़ जाएगा। अब अगस्त्य उससे दूर होकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड सब ठीक है। सानवी बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैं सीधे ऊपर सिधार जाऊंगी तुम्हें यहाँ सबके साथ मज़े लेने के लिए छोड़कर? कभी सोचना भी मत। अगस्त्य अब उसे देखते हुए अपना सर झटक लिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती और एक ही दिन में फिर से इतना बोलने लगी। अगर जल्दी से दवा देकर इसे सुलाया नहीं गया तो अपने दर्द के साथ सबकी टेंशन भी बढ़ा देगी। अगस्त्य को सोचते हुए देखी तो देखते हुए बोली, अब क्या सोच रहे हो? मैं कोई दवा नहीं खाने वाली, और इंजेक्शन उसे तो देने के बारे में सोचना भी मत। बहुत फ़ायदा उठा लिया है सबने मेरा, अब और बिल्कुल भी नहीं। नेहा अंदर आते हुए बोली, थैंक यू महादेव कि आपने कुछ बोला। 3 दिन से सबको परेशान करके रखा हुआ है। यार तू कभी नहीं सुधर सकती है ना? सानवी ने अगस्त्य को देखते हुए नामे गर्दन हिला दिया। ऋचा और रजत साथ में अंदर आते हुए बोले, सानवी तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब सब ठीक है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सानवी ने सबको देखा, फिर अगस्त्य को जो कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था शायद, तो सर हाथ लगाते हुए बोली, हो रहा है लेकिन। अगस्त्य रिपोर्ट वहीं टेबल पर फेंकते हुए बोला, कहाँ दर्द हो रहा है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? एक काम करो लेट जाओ, मैं देख रहा हूँ। सबने उसे इतनी जल्दी में हड़बड़ाते हुए देखा तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। आदर्श जी और शीतल जो दरवाजे पर थे अंदर आते हुए बोले, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है ना? कहाँ दर्द हो रहा है? शीतल जी उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। अगस्त्य से पीछे हटते हुए बोला, बोला था ना कि बात मत करो, लेकिन नहीं, तुम बोलते बोलते उसे देखकर रुक गया और रजत को एक बार उसे चेक करने को बोल बाहर निकल गया। अब रजत, ऋचा और बाकी सब लोग भी उसे समझाने लगे कि वो फिलहाल के लिए जितना कम हो सके उतना कम बोले, और वो सबकी बातों को नज़रअंदाज करके दरवाजे को देख रही थी जहाँ से अगस्त्य अभी अभी बाहर गया था। रजत बोला, अंकल आंटी आप सब कुछ देर के लिए नेहा के साथ इसके क्वार्टर चले जाओ। इसे अभी आराम करना ज़रूरी है, वरना आप दोनों सामने रहोगे तो इसका दिमाग एक्टिव रहेगा और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। शीतल ने आदर्श जी की तरफ देखा तो उन्होंने पलके झपका दिया। शीतल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ भी मत सोचो, सब ठीक है। तुम जो कहोगी वही होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ। नेहा टिफ़िन टेबल पर रखते हुए बोली, इसमें मूंग दाल की खिचड़ी है, कोई खिला देना इसे, हम लोग दोपहर में आते हैं। रजत ने उसे इशारा किया तो वो आदर्श जी और शीतल को लेकर बाहर चली गई। रजत अब अपना हाथ बांधते हुए सानवी की तरफ देखकर बोला, तो मैडम कहाँ दर्द हो रहा है आपको, ज़रा बताएंगी? सानवी वैसे ही बोली, दर्द? रजत बोला, ऋचा तुम्हें क्या लग रहा है, थोड़े थोड़े देर पर याददाश्त जा रहे हैं क्या मैडम के? वैसे मैंने तो सुना था पुलिस वालों की याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा लग रहा है। सानवी लेटते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। ऋचा बोली, ठीक है, हम तुम्हारे डॉक्टर को अंदर भेज देते हैं, वही खिचड़ी और दवा सब खिला देंगे। बोलते हुए रजत को लेकर बाहर चली गई। सानवी जानबूझकर आंखें बंद करके लेट गई कि रजत और ऋचा वहां से चले जाएं। ऋचा और रजत अगस्त्य के केबिन के अंदर आते हुए बोले, वैसे आज कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ये सब कुछ सच है या फिर अभी भी ये सब उनके दिमाग की खुरापात है जो हमें वो कुछ ऐसे नजर आते हैं? रजत बोला, वैसे ऋचा तुम्हें नहीं लग रहा है अगर ये बदलाव पॉजिटिव है तो हम एक बार सोच सकते हैं? और आंटी जब बोल रही थी कि वो सब बात मानने के लिए तैयार है तो कुछ सेकंड के लिए तो मेरा मन किया कि बोल दूं, सानवी आज मौका भी है और दस्तूर भी, मांग लो। फिर अपने जज्बात को कंट्रोल करके मैं शांत हो गया। अगस्त्य से उठते हुए बोला, अच्छा किया, और आगे से अब बोलना भी मत। अब उसके ठीक होने के बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वापस से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। रजत बोला, ये क्या बोल रहा है, दिमाग तो ठीक है ना? अगस्त्य बोला, बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा से सही थी और मैं हमेशा से गलत।
मेरी वजह से वो आज इस हाल में है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी वजह से आज इतनी प्रॉब्लम है, इसलिए अब मैंने सोच लिया मैं जाकर वहीं बस जाऊंगा। ऋचा बोली, ठीक है, फिलहाल के लिए सानवी के पास कोई नहीं है। अंकल आंटी और नेहा सब जा चुके हैं, तो जाकर उसे कुछ खिलाकर दवा खिला दो, क्योंकि ये काम अब हम नहीं कर सकते। बोलते हुए अगत्य को बिना कुछ बोलने का मौका दिए रजत को अपने साथ लेकर बाहर चली गई। अगत्य को कुछ समझ नहीं आया और जब समझ आया तब तक वो दोनों बाहर जा चुके थे। अगत्य कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए सानवी के रूम में आया तो वो आंखें बंद करके वैसे ही लेटी हुई थी, या फिर शायद सच में वापस से सो गई थी। अगत्य कंफ्यूज्ड सा होकर उसके बगल में स्टूल पर बैठकर उसे देखे जा रहा था। कुछ देर बाद भी जब वो नहीं उठी तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे देखने लगा, जहाँ 2 रात और 1 पूरे दिन से ड्रिप लगी हुई थी। हाथ में अभी भी सूजन था और कुछ कुछ जगह पर ब्लड क्लॉटिंग भी हुआ था। शायद उसका हाथ हल्का सा प्रेस होने की वजह से दुख गया था, इसलिए सानवी ने अब झटके से आंखें खोल दिया। अगत्य ने उसके चेहरे पर अब दर्द देखा तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी, वो मैं गलती से, सॉरी। सानवी उसे देखती रही तो अगत्य से उठते हुए बोला, चलो कुछ खा लो, फिर दवा भी खाना है। अब मैं और लेट नहीं कर सकता, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे उठने का। बोलते हुए हल्का सा पकड़कर उसे उठाने लगा। सानवी उसे देखते हुए उठकर टेक लगाकर बैठ गई तो अगत्य से 1 प्लेट में नेहा की लाई हुई खिचड़ी निकालकर उसके सामने ले आया और 1 चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुंह खोलो। सानवी अभी भी उसे देखी जा रही थी। अगत्य से बोला, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ, इसलिए अब मुंह खोलो। सानवी बोली, तुमने सच में शादी नहीं किया? अगत्य से चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया तो अब सानवी उसे देखते हुए खा ली। अगत्य ने दूसरा चम्मच बढ़ाया तो सानवी अब उसकी तरफ घुमाते हुए बोली, इतने दिन से कुछ नहीं खाया ना, तो तुम भी खा लो, वैसे भी मुझे खिचड़ी कुछ खास पसंद नहीं है। अगत्य से बोला, बीमार कौन है? सानवी ने उंगली अगत्य की तरफ घुमाई तो अगत्य उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप खाओगी? सानवी नहीं में सिर हिलाई तो अगत्य जल्दी से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, ऐसे बार बार मत करो, दर्द होगा। सानवी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या सच में मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? अगत्य वापस से 1 चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, तुम खाना खाकर ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। सानवी उसे देखते हुए बोली, तो क्या तुम फिर से शादी करने वाले हो? उस क्या नाम है, परिधि से? अगत्य से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम खाना खाओ। सानवी बोली, तब ठीक है, वैसे ये शक्ल ठीक करो, अगर मैंने एक दिन और तुम्हारी ऐसी शक्ल देखी ना तो सच में और बीमार पड़ जाऊंगी, इसलिए अब आना तो ठीक करके आना। अगत्य ने उसकी तरफ देखा तो चम्मच जल्दी से उसके मुंह में डालते हुए बोली, सानवी शर्मा को जिस दिन तुमसे प्यार हो जाएगा ना, झेल नहीं पाओगे, इसलिए शक्ल ठीक करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये देवदास वाली शक्ल दिन में 10 बार देखकर मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं गलती से कुछ गलती कर बैठूं। अगत्य से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होने वाला है। बोलकर उठने को हुआ तो सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इश्क है, इश्क है। अगत्य का दिल अचानक से धड़क उठा, हाथ पैर और पूरे शरीर में एक अजीब सी खलबली मच गई। सानवी उसे देखते हुए आगे बोली, इश्क है, इश्क है, जब से देखा तब से इश्क है, जब से जाना तब से इश्क है, इन हवाओं में, इन फिजाओं में देखता हूँ मैं जिधर, हर तरफ इश्क है। क्या सच में यही इश्क है? क्या सच में तुम्हें मेरे आसपास होने से ऐसा फील होता है? बोलते हुए उसने बात घुमा दिया और फिर बोली, क्योंकि कहानियों और मूवी में तो ऐसा ही होता है। अगत्य ने आंखें कसकर बंद कर लिया और 2 मिनट बाद खुद को शांत कर उसे देखते हुए बोला, मैंने बोला ना, फालतू का बकवास नहीं, दवा खाओ। और पानी का ग्लास उसे पकड़ाने को बोला तो सानवी अपना हाथ दिखाते हुए बोली, कितना दर्द हो रहा है, मैं नहीं पकड़ सकती। अगत्य ने अब उसे मुंह खोलने को बोला तो सानवी ने अब जल्दी से मुंह खोल उसे देखने लगी। अगत्य अब उसे दवा खिलाया और पानी पिलाकर उसे आराम करने को बोला तो सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम मेरे आसपास रहोगे तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ। अगत्य से बोला, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। सानवी बोली, वो सब मुझे नहीं पता, चोट तुम्हें बचाने में लगी है तो उसकी भरपाई करो। अगत्य से अब बिना बहस किए उसके पास ही बैठ गया तो सानवी वापस से उसका हाथ पकड़ने को हुई, लेकिन अगत्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सानवी बोली, ठीक है, मैं उठ जाती हूँ। अगत्य अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया तो सानवी लेटते हुए बोली, तुम्हारी फैमिली ने क्या कहा? ऐसे तो छोड़े नहीं होंगे। और तुम्हारे डैड, वो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब बहुत बेइज्जती हुई होगी उनकी तो। अगत्य बोला, वो सब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, फिलहाल में तुम बस आराम करो।
सानवी कुछ देर ध्यान से उसे देखती रही। उसे देखकर लग रहा था जैसे इन सब बातों का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, या फिर वो शायद यही चाहता था। तो अपना चेहरा फेर लिया। अगत से बोला, तुम आराम करो, मैं हूँ यहीं पर। सानवी कुछ देर बाद बोली, पता है कभी कभी हमें सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वक्त पर हम आंखें बंद ना करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर जाएगा, और बिखरता हुआ देखने से अच्छा है आंखें ही बंद कर लो। अगत से कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर तक जब अगत ने कुछ नहीं बोला तो उसका हाथ और भी मजबूती से पकड़ते हुए सानवी बोली, अगर तुम। लेकिन बोलते बोलते वो फिर से रुक गई। अगत से बोला, मैंने कहा ना, मत सोचो वो सब कुछ और आराम करो। सानवी बोली, सॉरी, तुम्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए था। मैंने अच्छी खासी चल रही तुम्हारी लाइफ को आज हेल कर दिया। आई एम सॉरी। बोलते हुए आंखें कसकर बंद कर लिया, और दवा की वजह से कुछ देर बाद उसे फिर से नींद आ गई। कुछ देर बाद जतिन उसके रूम में आते हुए बोला, क्या हाल है मैडम? अगस्त ने उसे चुप रहने को बोला तो वो चुपचाप आकर उन दोनों से थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए धीरे से बोला, सोने में हाथ पकड़ा है, आराम से पकड़ लो, वरना उड़ जाएगी तो कोई भरोसा नहीं है। अगस्त से उसे देखकर बस हल्का सा स्माइल किया और वापस से सानवी को देखने लगा। जतिन बोला, सही बोल रहा हूँ भाई, बात मान लो, वरना मैडम का सच में कोई भरोसा नहीं है। कब क्या करती हैं उन्हें भी कुछ पता नहीं होता। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, अब कुछ नहीं चाहिए, ये जहाँ रहे खुश रहे, भगवान इसे सारी खुशियाँ दे, यही चाहिए और कुछ भी नहीं। जतिन बोला, और तुम्हें क्या लगता है ऐसे खुश रह पाओगे तुम दोनों? अपनी अपनी हालत देखो, और 2 दिन से देख रहा हूँ तुम दोनों को, तो इतना तो समझ मुझे भी आ रहा है, इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर करना। अगस्त से कुछ नहीं बोला तो कुछ देर बाद जतिन बाहर चला गया। 1 हफ्ते हो गए थे। अब धीरे धीरे सानवी ठीक हो चुकी थी। अब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श या फिर शीतल ही रहते थे, या फिर बीच में नेहा रुकती थी। पुलिस ने उसका बयान लिया तो उसने बता दिया कि उसकी खुद की गलती थी, उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से उसको चोट लग गई। दूसरे दिन उसको डिस्चार्ज मिलने वाला था और नेहा के शादी में 1 हफ्ते और बचे थे, तो सब कल साथ में ही प्रयागराज जाने वाले थे, क्योंकि सानवी को भी 1 महीने की छुट्टी मिल गई थी। कल से आज पूरा दिन अगस्त से एक बार भी नहीं आया था। बस रजत या फिर ऋचा ही उसे देखकर चले जाते। उसने कितनी बार पूछा, लेकिन दोनों कोई ना कोई बहाना बना दे रहे थे। रात को उसने सबको सोने के लिए भेज दिया। आदर्श और शीतल को ऊपर जाकर आराम करने को बोली, तो हार मानकर उन्हें भी जाना पड़ा। ऋचा उसे देखने आई तो उसने साफ साफ दवा और इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया कि अब और वो इस हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं लेगी, और एक ब्लैंक चेक उसके हाथ में पकड़ा दिया। ऋचा ने कितनी बार उसे समझाया, लेकिन उसका ना मतलब ना था। ऋचा अब थक कर अगस्त के केबिन में आते हुए उसका हाथ पकड़कर दवाइयाँ, इंजेक्शन और चेक उसके हाथ में रख दिया। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, ये क्या है? ऋचा बोली, तुम्हारी मैडम के नखरे। अब उन्हें इस हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं लेना है, और ना ही यहाँ के डॉक्टर से कुछ करवाना है। अगस्त से अपना सर पकड़ते हुए बोला, ये लड़की सच में पता नहीं क्या चाहती है। ऋचा बोली, अभी भी हम सबको बताना पड़ेगा वो क्या चाहती है, तो एक काम करो, कुछ दिन और मत जाओ उसके सामने, उसके बाद देखना क्या होता है। अगस्त से उठते हुए बोला, जा रहा हूँ, ताने मत दो। बोलते हुए बाहर चला गया। कुछ देर में वो सानवी के केबिन में आया तो वो आंखें बंद किए हुए ही बोली, जो भी है बाहर चले जाओ, वरना मुझे अभी पुलिस बुलाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अगस्त से दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, बुलाओ पुलिस, मुझे भी देखना है कोई मेरा क्या उखाड़ता है। सानवी बोली, तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अगस्त से बोला, उठो, ये इंजेक्शन ज़रूरी है। सानवी बोली, नहीं लेना मुझे कोई इंजेक्शन। अगस्त से उसके पास बैठते हुए बोला, सानवी, ये इंजेक्शन ज़रूरी है, इसलिए जिद छोड़ो और हाथ आगे करो, नस में लगेगा। सानवी उठते हुए बोली, और अगर मैं इसे ना लूँ तो? अगस्त से उसे देखते हुए बोला, ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ, हर बात पर जिद करना ज़रूरी है क्या? सानवी बोली, रिपोर्ट देखी है अपनी, और गवार तो हूँ नहीं, इसलिए रहने दो, मुझे नहीं लगवानी। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर बेड से लगाते हुए बोला, सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो, ज़रूरी नहीं समझी। हमेशा अपनी जिद, गुस्सा, सामने वाला बेवकूफ़ है जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। जब देखो जिस चीज़ में बस अपनी मर्जी, सामने वाले का कोई मतलब ही नहीं है। और अब मैं भी देखता हूँ इंजेक्शन और दवा तुम कैसे नहीं लेती हो। बोल उसे बेड पर छोड़ दिया। सानवी बस उसे देखे जा रही थी, क्योंकि सामने से उसने आज शायद कितने सालों बाद ऐसे गुस्सा किया था, जिसका फायदा उठाकर अगस्त ने उसका हाथ पैर
कई जगह मशीनों से बांध दिया जिससे अब वो हिल भी नहीं सकती थी। जब उसने ध्यान दिया तो वो बच चुकी थी। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह खोला तो अगत्य उसके मुंह पर टेप लगाते हुए बोला, अब बहुत हो गया तुम्हारा बक बक, कब से सबको परेशान करके रखा हुआ है, जो बोलना है उसे छोड़कर सारी दुनिया की बातें और बकवास तुम्हें करना होता है। सुबह आखिरी डोज तक अब ऐसे ही पड़ी रहो। बोल उसके हाथ में बारी बारी से 2 इंजेक्शन लगा दिए और गुस्से में एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर याद आया कि उसने खाना खाया कि नहीं, ये बात तो उसने किसी से पूछा ही नहीं और ना ही किसी ने उसे बताया। फिर जल्दी से उसके मुंह से टैप हटाते हुए बोला, तुमने खाना खाया? सानवी बिना कुछ बोले बस अब उसे घूरे जा रही थी। 2 मिनट बाद वैसे ही धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। अगत्य जल्दी से उसका हाथ और पैर खोलते हुए बोला, सॉरी सॉरी, वो मैं सॉरी बोलकर जल्दी जल्दी उसका हाथ पैर खोला, लेकिन सानवी ने अब आंखें नहीं खोला। अगत्य से उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, सानवी सानवी आंखें खोलो। हाथ का नब्ज चेक किया तो थोड़ा स्लो हो चुका था। जहां इंजेक्शन लगाया था वो जगह जगह ब्लड का थक्का बन चुका था। फिर जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। दवा चेक किया तो नॉर्मल था। जो उसके सर में बने छोटे छोटे ब्लड क्लॉट को गलने के लिए दिया जा रहा था। कल सुबह उसकी आखिरी किस्त लगने के बाद सीटी स्कैन होना था। उसके बाद ही उसे यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। फिर सानवी को देखा तो वो अभी भी वैसे ही पड़ी हुई थी। अब जल्दी से बाहर गया और अपने सीनियर डॉक्टर को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। घबराहट से उसके हाथ पैर काँप रहे थे। कुछ देर में वो कुछ सोचते हुए कोई एंटीबायोटिक देने को बोले तो वो जल्दी से अंदर आ गया। ऋचा भी अंदर आ गई। उसने सानवी को देखा तो उसके हाथ पैर पर कुछ निशान बने हुए थे। हाथ पर जगह जगह ब्लड के क्लॉट। ऑक्सीजन मास्क लगा था लेकिन उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अगत्य से जल्दी से उसे एंटीबायोटिक लगाते हुए उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। ऋचा दोनों को देखते हुए बोली, ये सब क्या है अगत्य? अभी कुछ देर पहले तो वो नॉर्मल थी, फिर अचानक से ये सब क्या है? अगत्य को कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले और क्या नहीं, तो वो चुपचाप उसका हाथ पकड़े वैसे ही बैठा रहा। ऋचा गुस्से से बोली, उसके हाथ पैर पर निशान है अगत्य, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ऐसा क्या हुआ है? ये सब कुछ कैसे हुआ? अगत्य गुस्से से उठते हुए बोला, हाँ पता है, दिख रहा है मुझे भी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, मैं देख लूँगा जो भी है और जो होगा। ऋचा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा पागलपन उसकी जान ले लेगा, पता भी है कितना हार्ड इंजेक्शन था और तुमने उसे कैसे कर सकते हो? तुम पेशेंट है वो तुम्हारी। एक काम करो, तुम बाहर जाओ, मैं इसके पास हूँ, मैं देख लूँगी। अगत्य वैसे ही उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना जाओ मतलब जाओ, ये मेरी पेशेंट है और मुझे अपने पेशेंट के साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। बोलते हुए ज़बरदस्ती उसे रूम से बाहर करके दरवाज़ा लॉक कर वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गया और सोचने लगा। उसने उसकी बॉडी को गुस्से में इतना ज़्यादा टाइट से बांध दिया था कि दवा जगह जगह रुक गई और ऑक्सीजन सप्लाई स्लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद सानवी को होश आया तो उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। सामने देखा तो अगत्य वैसे ही सर नीचे करके बैठा हुआ था। सानवी धीरे से अब उसे देखते हुए बोली, मुंह लटका कर यहाँ क्यों बैठे हो? अगत्य अब जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, सॉरी सॉरी, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो या फिर जो मर्जी सज़ा दे दो, मुझे मंजूर है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, सॉरी। वो ना जाने कितनी बार उसे सॉरी बोले जा रहा था। सानवी उसे देखते हुए बोली, हो गया तुम्हारा बदला पूरा, तो कुछ खिला दो, भूख लगी है मुझे। अगत्य ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देखे जा रही थी। अगत्य बोला, तुमने सच में खाना नहीं खाया था? सानवी बोली, खिलाया तुमने? अगत्य को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने उससे बिना पूछे गुस्से में इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए वो इतना जल्दी ऐसे रिएक्शन कर गया। अगर कुछ देर और लेट हो गया होता तो सोचकर ही उसे पसीने आने लगे। सानवी ने अभी भी उसे कुछ सोचते हुए देखा तो बोली, सच में तुम मुझे अभी भी खाना नहीं दोगे? छोड़ो, जाने दो, तुमसे अच्छे तो मेरे पापा हैं, कितने प्यार से खिलाया उन्होंने मुझे और गुस्सा भी नहीं किया। एक काम करो, तुम जाओ, उन्हें ही बुला दो, वो मुझे खिला देंगे, या फिर कॉल कर दो उन्हें, वो आ जाएंगे, क्योंकि अब अपने से तो मैं खा नहीं पाऊंगी। मेरे हाथ जो तुमने घायल कर दिए हैं अपनी दुश्मनी निकालने में। अगत्य अब उठकर टेबल से प्लेट में खाना निकाल रहा था कि उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। अगत्य ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रजत और ऋचा दोनों उसे घूरते हुए अंदर आ गए। रजत सानवी को चेक करते हुए बोला, तुम ठीक हो? सानवी बोली, फिर अगत्य को देखते हुए बोली,
लेकिन किसी ने मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। वैसे तुम लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी ऐसे ही निकालते हो क्या? रजत ने अगत्य को देखा, फिर उसका पल्स रेट चेक करते हुए बोला, कल से तुम मेरे अंडर रहोगी, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ऋचा भी आकर एक नज़र दोनों को देखकर सोफे पर बैठ गई। अगत्य प्लेट में खाना लेकर अभी भी खड़ा था। रजत ने प्लेट उसके हाथ से लेना चाहा, लेकिन उसके पहले ही सानवी बोली, मुझे अपने डॉक्टर के हाथ से खाना है, उसके बाद शायद नसीब हो ना हो। रजत अब साइड होते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, लेकिन हम दोनों भी आज यहीं रहने वाले हैं, बोलकर ऋचा के पास आकर सोफे पर बैठ गया। अगत्य से आकर उसे खाना खिलाने लगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, वैसे डॉक्टर साहब 2 बार मैं बच गई, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाली। तो आगे का क्या प्लान है आपका? अगत्य से कुछ नहीं बोला। सानवी ने रजत और ऋचा को देखा, जो दोनों अपने फ़ोन में लगे हुए थे। सानवी दोनों को देखते हुए बोली, वैसे तुम दोनों को नहीं लग रहा कबाब में हड्डी बने हुए हो, इसलिए डॉक्टर साहब अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं? ऋचा उसे घूरते हुए बोली, मैडम भूलिए मत, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था और क्या किया था आपके डॉक्टर ने। कुछ देर और एंटीबायोटिक देने में लेट हो जाता ना, तो बोलने की हालत में नहीं होती आप। सानवी बोली, हाँ तो कल पेपर के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो होता और तुम सब मुझे आखिरी विदाई दे रहे होते। पुलिस ससम्मान मुझे यहाँ से ले जाती और उसके आगे। अगत्य से जल्दी से उसके मुंह में खाना डालते हुए ऋचा और रजत की तरफ गुस्से में देखा, तो रजत ऋचा का हाथ पकड़कर उठते हुए बोला, चल दोनों को जो करना है करने दे, आखिरी कुछ घंटे समझ कर, वैसे भी कल से कौन सा कांड करने वाले हैं दोनों, बोल ऋचा को लेकर बाहर चला गया। सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम सच में मुझे मारने वाले थे? अगत्य ने उसकी तरफ नहीं देखा। सानवी, आगे से ऐसे मारने की प्लानिंग कभी मत करना, वरना फंस सकते हो, और वो भी पुलिस को मारने के लिए। कोई अच्छा आइडिया सोचना। अगत्य उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हो, और उसमें भी तुम्हारी गलती थी। कब से बकवास किए जा रही थी, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती हो? इतना बोलना ज़रूरी होता है? सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, तो तुम कल से आए क्यों नहीं? अगत्य बोला, वो तो आने वाले कल से भी नहीं आऊँगा। तो क्या करोगी, दवा नहीं खाओगी? और वैसे भी एक डॉक्टर से इतना लगाव क्यों है आपको कलेक्टर साहिबा? सानवी अब कुछ नहीं बोली। अगत्य उसके हाथ में दवाई देते हुए बोला, पहले खुद से क्लियर कर लो, फिर आना कुछ पूछने या बोलने, समझी? ना किसी से कुछ बोलने की औकात है और ना ही खुद से बोलने की, और जब होता है तब मुझे लेक्चर देती रहती हो। चलो अब दवा खाओ और आराम करो। सानवी दवा हाथ में लिए उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी फैमिली मानेगी हमारा रिश्ता? अगत्य बोला, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए, और भी कोई मेरे लिए मैटर नहीं करता, समझी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, दवा खाओ। सानवी ने दवा खा लिया और सोचते हुए आंखें बंद करके लेट गई। अगत्य ने कुछ देर बाद उसे सोए देखा तो आकर सोफे पर बैठ गया। सुबह आदर्श रूम में टहल रहे थे। शीतल उनके पास आते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे चलकर डिस्चार्ज नहीं बनवाना है क्या? आदर्श वहीं सोफे पर बैठते हुए बोले, अगत्य सानवी से प्यार करता है, ये वही है जिसको भाई साहब ने पकड़ा हुआ था श्रेयांश के शादी में। यहाँ किसी ने उसे ध्यान से देखा नहीं, इसलिए शायद पहचान नहीं पाए। शीतल उनके चेहरे को देखते हुए बोली, आपको ये सब कैसे, मतलब आप कैसे जानते हैं? आदर्श बोले, वकील हूँ, चेहरा पहचानता हूँ मैं। शक तो पहले दिन ही मुझे हो गया था, लेकिन कल पूरा यकीन हो गया। शीतल बोली, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी सानू, आदर्श बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोले, शीतल वो भी चाहती है उसे, लेकिन शीतल जिस सर पकड़कर उनके पास ही बैठ गई। जिस चीज़ का डर था आज वही हुआ। अब वो कैसे रिएक्ट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सानवी की नींद खुली तो अगत्य से उसके हाथ पर सर रखकर सोया हुआ था। उसने एक गहरी सांस लिया और उसे देखने लगी। क्या ये हमेशा के लिए उसका नहीं हो सकता? क्या सब कुछ यहीं ठहर नहीं सकता? कितना दर्द झेला होगा उसने, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। 3 साल तक कैसे रहा होगा, और आज फिर जो हो रहा है सब कुछ उसकी वजह से। आज तक वो लड़कों को दोष देती थी, लेकिन आज खुद वो किसी के दर्द की वजह बन चुकी है। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी के आहट से आंखें बंद कर लिया। नेहा और रजत अंदर आते हुए बोले, देख लो, ये दोनों तो आराम से सो रहे हैं। अगर अंकल आंटी ने दोनों को ऐसे देख लिया ना, तो न जाने कितनी धाराएं लगवाकर जेल में डाल देंगे। इसलिए अब उठ जाइए डॉक्टर साहब। अगत्य ने उसकी आवाज़ सुनी तो आंखें खोलते हुए बोला, तुम लोग यहाँ? फिर सानवी को देखते हुए बोला, तुम देख लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। रजत सानवी को चेक कर रहा था कि उसने आंखें खोल दिया।
नेहा जो कब से उसे देख रही थी, कुछ देर बाद रजत उसे चेक करके फ्रेश होने को बोल बाहर चला गया तो नेहा उसके पास आते हुए बोली, सब ठीक है ना? सानवी उठते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है, सब ठीक है। तैयारी कर लिया है ना, घर चलना है आज? नेहा बोली, चल फ्रेश हो जा, अंकल आंटी को मैंने ही कुछ देर बाद आने को बोला है। सानवी बोली, ठीक है। नेहा ने उसे उसके कपड़ों का पैकेट पकड़ा दिया, जिसे लेकर सानवी अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो लगभग सब लोग आ चुके थे, अगस्त को छोड़कर। रजत बोला, सब लोग नाश्ता कर लो, उसके बाद सानवी ने कुछ टेस्ट करने हैं। शीतल ने उसकी तरफ देखा तो आदर्श उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत रहने को बोल दिए। सानवी सबको देखते हुए बोली, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ? अरे भाई, इंसान ही हूँ, वो भी अच्छा खासा जिंदा। नेहा बोली, पता है, हम सबको तेरा ही इंतजार कर रहे थे, चल आजा। कुछ देर में उसने नाश्ता किया और बाकी सब लोगों ने भी आज हॉस्पिटल में आखिरी बार उसके साथ नाश्ता किया। सानवी की नज़र बीच बीच में दरवाजे पर चली जा रही थी, जहाँ पर कोई नहीं था। कुछ देर में रजत ने उसे आज का आखिरी डोज भी लगा दिया और सीटी स्कैन करने के बाद उसका डिस्चार्ज भी बना दिया। अब हॉस्पिटल से ही सब डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने वाले थे। आदर्श जाने से पहले एक बार अगस्त से मिलना चाहते थे, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में अब उसका कोई पता नहीं था। रजत ने सबसे झूठ बोल दिया कि आज सुबह शायद वो घर चला गया था। पुलिस ने सारा सामान अपने जीप में रख लिया, क्योंकि वो सबको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाने वाली थी। सानवी को शीतल जी ने चलने को बोला तो वो उनके साथ ही बाहर आ गई और आकर अपनी गाड़ी में उनके साथ ही बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। रजत ऊपर आया तो अगस्त शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सही कर रहा था। रजत बोला, अगस्त, वो शायद तेरा इंतजार कर रही थी। अगस्त से बोला, क्या तुमसे उसने? रजत बोला, यार देखा है मैंने उसकी आंखों में और मुझे पता है वो तेरा ही इंतजार कर रही थी। अगस्त से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो और इंतजार भूल जा, वो कभी किसी का इंतजार नहीं कर सकती, वरना इतना भी मुश्किल नहीं है कि वो मुझे ढूंढ ना पाए। और तुमने बोला और वो मान गई। छोड़ भाई, अब तो यकीन हो गया, सच में उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार कोशिश किया मैंने, लेकिन हर बार बस ना ही आया, और अब तो सिर्फ तरस खा सकती है वो मुझ पर। इसलिए देख, आज अपना लुक भी चेंज कर दिया और थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कुछ देर में चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी शक्ल देखकर उसे तरस आ रहा है। और तरस खाने वाला प्यार, क्या अब तेरे भाई के इतने दिन खराब आ गए हैं कि सामने से दरवाजा अचानक से खुल गया। रजत और अगस्त से दोनों ने देखा तो सामने सानवी खड़ी थी, सांसें फूल रही थी। अगस्त से आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन उसने हाथ दिखाकर उसे दूर से ही रोक दिया। रजत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम सीढ़ी से आई हो? सानवी उसे देखते हुए बोली, बात करनी है अकेले में, तुम कुछ देर के लिए क्या बाहर जा सकते हो? रजत कुछ बोलता उससे पहले अगस्त से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके सामने भी बोल सकती हो। सानवी रजत को देखते हुए बोली, जाओगे? रजत बाहर जाने लगा। अगस्त से बोला, रजत रुक, कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी उसके जाते ही दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, मिस्टर अगस्त शेरावत, बात करनी है मुझे आपसे, वो भी अकेले में। समझ नहीं पाता एक बार बोलने पर? अगस्त से बोला, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब कोई भी बात करने में, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी और अब तुम ठीक हो, बस हो गया, अब से मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, हो गया, सोच लो, वरना दोबारा नहीं पूछूंगी। अगस्त से उसके तरफ देखते हुए बोला, तो क्या बात करनी है, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सानवी लगातार उसे घूरे जा रही थी। अगस्त से बोला, तुम मुझे यहाँ घूरने आई हो? सानवी उसे वैसे ही घूरते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे बाप का नाम पूछने, कौन है तुम्हारा बाप? अगस्त से चिल्लाते हुए बोला, सानवी, डोंट क्रॉस योर लिमिट, चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकवास करोगी, समझी? सानवी बोली, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, यही बात करनी थी तुम्हें मुझसे, तो अब जा सकती हो। सानवी हाथ बांधते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कुछ और बात करनी थी, लेकिन वो क्या है ना, कुछ देर पहले ही मेरा भ्रम टूटा है, तो सोचा जाते जाते एक बार तो कम से कम मिलकर चलूं। आखिर जो बंदा मुझसे आज 4 साल से प्यार करता है और मेरे लिए अपनी शादी से भाग गया, नशे में होने के बाद भी उसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। यार, बंदे में कोई बात तो ज़रूर होगी, है ना? प्यार ना सही कुछ तो होगा ही, लेकिन एक बात याद रखना, आज तक किसी में इतनी भी औकात नहीं कि सानवी शर्मा और उसके गुरूर को तोड़ सके। कुछ देर के लिए गलतफहमी ज़रूर हो गई थी, लेकिन वक्त रहते संभल गई। फिर भी तुम्हारी तारीफ करने का न जाने क्यों आज मन कर रहा है। आखिर इतना बड़ा गेम खेला है, मतलब तुमने तो पुलिस और वकीलों को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे एक्टर क्यों नहीं बन गए तुम, पूरा इंडस्ट्री हिला कर रख देते।
अगस्त्य बोला, सानवी सच में तुम्हें आराम की ज़रूरत है, जाओ हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। सानवी उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, डोंट बी ओवर स्मार्ट, समझे? और अब तो बिल्कुल भी नहीं। आज सच में मुझे अपनी सोच सही लग रही थी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही बाकी लोगों पर से भी भरोसा उठ जाता है। लेकिन कोई नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा था, अब शायद सच में मुलाकात नहीं होगी। मैंने अपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, किया क्या है मैंने जो कब से तुम मुझे सुनाए जा रही हो? गलती क्या है मेरी? सानवी अब बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगी तो अगस्त जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा तो वो सीधे आकर उसके सीने से टकराई। 2 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर जल्दी से सानवी उससे दूर होने लगी तो अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, अपनी गलती मेरे ऊपर डालने का क्या मतलब है? और तुम जा रही हो ना तो शौक से जाओ, बहुत पीछे भाग लिया, अब नहीं आऊँगा। हाँ जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, लेकिन मेरा प्यार। चटाक एक झापड़ उसके गाल पर चिपक चुका था। सानवी बोली, मिस्टर रावत, प्यार नहीं किया आपने मुझसे। ये जो आज 4 साल से आप मेरे साथ खेल रहे हो ना, उसे प्यार का नाम तो ना दो, वरना सच में लोगों का लोगों पर से जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा है ना, वो भी उठ जाएगा। और पता है तुम्हें, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज लड़कियां धोखे का शिकार होती हैं। और तुमने तो पूरा का पूरा गेम ही रच डाला और मुझसे पूछ रहे हो मैंने किया क्या? क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि तुमने आज तक क्या किया है और क्या कर रहे हो? मेरे एक हाँ के लिए इतने नीचे कैसे गिर सकते हो तुम? वैसे अगर मैं सोचूं ना तो 1 मिनट में अंदर करके तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, आज़ाद हो तुम और हमेशा आज़ाद रहोगे। अरे इससे अच्छा तो 2-2 बार मौके मिले थे, मार दिए होते। कम से कम एक सुकून से मर तो जाती कि मैंने गलती किया किसी का दिल तोड़कर। लेकिन तुमने तो। अगस्त से अब बस उसे ही देखे जा रहा था। आंखें लगभग लाल हो चुकी थी, लेकिन अभी वो गुस्से में बोले जा रही थी। अगस्त से अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी गलतफहमी है हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सानवी हंसते हुए बोली, अभी भी हम बैठकर बात करेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा है यार तुम्हारा। मतलब बंदे को लास्ट तक हार नहीं माननी है। लेकिन हाँ, तुम जीत गए ऐसा कभी सोचना भी मत। और अब जिससे भी बोलना होगा बोल देना कि जिसको मेरा जो भी उखाड़ना है उखाड़ लेगा। लेकिन सानवी शर्मा को जीतना इतना भी आसान नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उससे उसका पहनाया हुआ ब्रेसलेट रखते हुए बोली, 4 साल से एक झूठ रखा था अपने पास, एक उम्मीद से कि शायद वो कभी ना कभी पूरा होगा, लेकिन ऐसे टूटेगा ये तो कभी नहीं सोचा था। अफसोस हो रहा है क्यों टकराई मैं तुमसे, लेकिन अब पता चला ये तो पहले से ही प्लान था। आज तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर रही हूँ। आज पहली बार फील हुआ खून के रिश्ते खून के होते हैं और मुँह बोले रिश्ते मुँह बोले ही होते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उसके आंखों में ये सब बातें बोलते हुए आज पहली बार आंसू थे। अगस्त से आगे बढ़ते हुए बोला, सानवी बात सुनो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सच में मुझे नहीं पता तुम किस बारे में और क्या बोल रही हो। सानवी ने अब अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया तो एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो शायद 4 साल पुराना लग रहा था, जब अगस्त से सानवी से नहीं मिला था। अगस्त से उसे ध्यान से देख रहा था, जिसमें वो और अधिराज बात कर रहे थे। टेबल पर सानवी की तस्वीर थी, जिसे उठाते हुए अधिराज बोले, अगस्त, तुम्हें कैसे भी करके इस लड़की से हाँ बुलवाना है और कुछ नहीं, सुनना है मुझे, समझे? अगस्त फ़ोटो देखते हुए बोला, हो जाएगा। आज तक अगस्त रावत कभी नहीं हारा और आज भी नहीं हारेगा। आई प्रॉमिस। ये सिर्फ हाँ नहीं बोलेगी, उसके साथ ही बहुत कुछ बोलेगी। वीडियो खत्म हो गया। अगस्त को अब समझ नहीं आ रहा था ये वीडियो कहाँ से आया। ये बात तो उस दिन के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं और इसलिए तो आज तक उससे और उसके डैड से कभी बनती ही नहीं, क्योंकि उसके बाद उसने उनकी कोई बात भी नहीं सुनी। लेकिन ये सब कुछ प्लान था। सानवी बोली, अभी भी तुम्हें लगता है मुझे गलतफहमी हुई है? अगस्त को अब होश आया तो उसे देखते हुए बोला, सानवी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो तो डैड पता नहीं क्यों ऐसा करवाना चाहते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, तुमसे मिलने के बाद कभी भी मुझे वो सब कुछ याद ही नहीं रहा। प्लीज़ मेरा यकीन करो। सानवी भी वैसे ही बोली, कैसे? तुम ही बता दो, यकीन करने का रीज़न दो कि सब कुछ गलत है। तुम सही हो, बताओ मुझे। आई प्रॉमिस सानवी शर्मा, तुम्हारी। लड़ लूँगी मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए। मम्मी पापा को मना लूँगी सिर्फ तुम्हारे लिए। ताऊ जी से भी लड़ लूँगी सिर्फ तुम्हारे लिए। अगस्त से बोला, तुम एक वीडियो पर यकीन कर सकती हो, मेरे पर नहीं। इतने दिन मेरे साथ रही, यही यकीन है यार, कुछ तो भरोसा होगा। कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कि ये वीडियो फालतू है?
कोई सच्चाई नहीं है इसमें, ये सब सोची समझी चाल है किसी की। सानवी ने अब एक और वीडियो अगत्य के सामने कर दिया। अगत्य देखने लगा तो ये उस समय का था जब अगत्य ने दवा लेने से इनकार कर दिया था और सानवी लखनऊ अनामिका जी के बुलाने पर आई थी। और सानवी के केबिन से जाने के तुरंत बाद अगत्य उठकर खड़ा हो गया था, मतलब वो एकदम ठीक था और उसने सारा ड्रामा सानवी को बुलाने के लिए किया था। सानवी बोली, कुछ और चाहिए या काफ़ी है इतना सबूत? अगत्य बोला, यार ये सब फेक है। तुम? सानवी आगे कुछ और वीडियो और फोटो उसे दिखाते हुए बोली, ये सब कुछ फेक है तो जाओ पूछो अपने डैड से, क्यों भेजा है उन्होंने मेरे मोबाइल पर ये सब कुछ? क्या साबित करना चाहते हैं वो? बोलते बोलते वो गिरने को हुई, लेकिन अगत्य जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन अब वो बेहोश हो चुकी थी। अगत्य ने रजत को आवाज़ लगाया तो वो अंदर आते हुए बोला, इसे क्या हुआ? अगत्य उसे उठाकर जल्दी से बाहर निकलते हुए खुद से बोला, ये सब कुछ आपने सही नहीं किया डैड, आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे। आपने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी मुझसे जिसका बदला आपने ऐसे लिया? आखिर शर्मा परिवार और रावत फैमिली में ऐसी क्या दुश्मनी है जिसका बदला अधिराज रावत सानवी को फंसा कर लेना चाहते थे? क्या अगत्य सानवी के सामने अपनी सच्चाई को साबित कर पाएगा? क्या अधिराज रावत अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? क्या सानवी का प्यार अगत्य के लिए अब नफरत में बदल जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।